हेलो दोस्तों। आई होप आप सब सही होंगे। जो मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं लोग, उन लोगों को शुभकामनाएं कि वो जल्दी से मेंस अपना कंप्लीट करें और इस साइकिल को कंप्लीट करके अपने ड्रीम प्लेस पे पहुंचें। जो लोग किसी भी वजह से इस बार उनका प्रीलिम से रह गया है, या जो इस बार शुरू कर रहे हैं, या जो बिल्कुल बिगिनर हैं, अभी 2026 टारगेट कर रहे हैं, ये क्लास उन लोगों के लिए है बेसिकली। बाकी इनसे जो लोग सीखना चाहते हैं वो सबके लिए ओपन है। ऐसा कोई बार नहीं है, बट ये क्लास स्पेशली उन लोगों के लिए है, क्योंकि हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो 2024 का एसए का पेपर है। ठीक, तो हम सीधे सीधे बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। राइट। तो सबसे पहले, शुरू करने से पहले आपको एक फ्रेमवर्क बता दूं कि एसए का पेपर कैसे आता है। एसए का पेपर जो आता है उसमें दो सेक्शन आते हैं। ठीक है। हर एक सेक्शन में चार चार एसेज होते हैं। ठीक। और हर सेक्शन से एक एक एसे हमको पिक करना होता है। मतलब कि कुल मिला के दो एसे लिखने होते हैं। पेपर का जो समय है, जो टाइम पीरियड है, वो 3 घंटे का होता है, 3 आवर्स ऑफ टाइम पीरियड। एंड जो टोटल मार्क होता है, मैक्सिमम मार्क होता है, वो 250 है। तो 250 नंबर का ये पेपर होता है, 250 मार्क्स का। ठीक। 250 मार्क्स के दो एसेज हमको लिखने होते हैं। ठीक है। मतलब दो एसेज, मतलब 125 मार्क का एक, 125 मार्क का अगला। ठीक है। तो हम सीधे सीधे अब ऐसे देखते हैं। एक बार उसकी हेडलाइन पढ़ लेते हैं कि एसेज की लाइन कौन सी है। उसके बाद बारी बारी से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक एक एसेज को देखते जाएंगे। ठीक है। लास्ट में उसके स्ट्रक्चर पर उसकी फ्रेमिंग पे बात करेंगे। तो सीधे सीधे शुरू करते हैं। सेक्शन ए का पहला ऐसे है, फॉरेस्ट प्रोसीड सिविलाइजेशन एंड डिजर्ट फॉलो देम। जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद। सेकेंड ऐसे इज द अंपायर ऑफ द फ्यूचर विल बी अंपायर ऑफ द माइंड। भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे। तीसरा है, देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं, प्रसन्नता ही मार्ग है। एंड फोर्थ इज, द डाउटर इज ट्रू मैन ऑफ साइंस। प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही। नाउ सेक्शन सेकेंड, सेक्शन बी। सेक्शन बी का पहला ऐसे, सोशल मीडिया ट्रिगर्स फियर ऑफ मिसिंग आउट एमंग द यूथ, प्रिसिपिटेटिंग डिप्रेशन एंड लोनलीनेस। जेनजी जिसको फोमो कहती है। हाँ, सोशल मीडिया युवाओं में छूटने का डर पैदा कर रहा है, जिसके कारण उनमें अवसाद और अकेलापन बढ़ रहा है। सेकेंड ऐसे इज, नियरली ऑल men कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट टू टेस्ट देयर कैरेक्टर गिव देम पावर। लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के चरित्र के परीक्षण के लिए उसे शक्ति प्रदान करके देखिए। थर्ड ऐसे, ऑल आइडिया हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज आर ऑलवेज सिंपल। व्यापक परिणाम वाले सभी विचार हमेशा साधारण ही होते हैं। द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। गलत होने की कीमत कुछ न करने की कीमत से कम है। एक चीज और बता दूं कि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये दोनों चीजें हिंदी इंग्लिश में लिखी हुई हैं और इसका हिंदी अनुवाद इस पे लिखा हुआ है, ट्रांसलेशन लिखा हुआ है। वाई? ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। राइट। तो इसीलिए दोनों भाषाओं में इसमें लिख दिया हूँ। जो प्रेजेंटेशन तैयार किया हूँ वो इंग्लिश में है, और उसका जो ट्रांसलेशन है, ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मेशन एक तरह से कह सकते हैं, वो हिंदी में है। राइट। तो दोनों चीजें एज इट इज लिखी हुई हैं। दोनों आप लोग इस कंटेंट को एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो की जो भाषा होगी, जो लैंग्वेज होगी, वो इंग्लिश होगी। कहीं कहीं इंग्लिश इंग्लिश होगा, कहीं कहीं हिंदी होगा, जिससे दोनों लोग सहज बने रहें। ठीक है। जो कंटेंट होगा, ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल होगा, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। राइट। सो मूव टू फर्स्ट एसे। फर्स्ट ऐसे ही, फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशन एंड डिजर्ट फॉलो देम। जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद। ठीक। इट मीन्स फॉरेस्ट फीड्स सिविलाइजेशन। ठीक। इफ फॉरेस्ट फीड्स सिविलाइजेशन, देन व्हाट शुड बी आवर अप्रोच टू डील विद दिस ऐसे। तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए जहां इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो, ठीक है, या इस तरह की स्टेटमेंट हो कि एक शिफ्ट नजर आ रहा हो, इट्स बेटर कि इफ कंपेयर, तो इट्स बेटर कि आप वहां पे
क्वेश्चन आंसर अप्रोच लेके चलें कि आप खुद का क्वेश्चन पूछें और उसका आंसर देते चले। दिस इज द इजी एंड बेस्ट वे टू डील विद दैट टाइप ऑफ लाइन, राइट। तो हम इसको इस स्टेटमेंट को डील करते हैं। अगर फॉरेस्ट फीड्स प्रोसीड सिविलाइजेशन एंड डिजर्ट फॉलो देम, देन व्हाट शुड बी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लाइन इज कि व्हाट इज द रोल ऑफ फॉरेस्ट इन इमरजेंस ऑफ सिविलाइजेशन। इफ फॉरेस्ट इज फीडर, देन व्हाट इज द की रोल ऑफ द फॉरेस्ट इन द इमरजेंस, राइट। तो सभ्यताओं के उद्भव में जंगल का क्या योगदान है? हाउ फॉरेस्ट प्रोवाइड्स कवर टू द सिविलाइजेशन, राइट। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एग्जांपल यहाँ पे लेंगे एंड नैरेटिव को बिल्डअप करेंगे, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में पूरा सिविलाइजेशन कहाँ पे पनपा? नदियों के किनारे, ठीक है। नदियों के किनारे जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी थी, राइट, एट दैट टाइम। एंड खत्म कहाँ पे हुई? खत्म जहाँ पे हुई वो आप धौलावीरा से लेकर के कालीबंगन तक का रेंज देखिए, तो वो एरिड या सेमी एरिड एरिया है, ठीक है। जो लोग ज्योग्राफी के स्टूडेंट होंगे या जो बिगिनर्स जो ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिए होंगे, उनको आई होप ये मान के चल रहा हूँ कि उनको एरिड और सेमी एरिड एंड डेजर्ट एरिया पता होगा, ठीक है। तो वो एरिड, सेमी एरिड एंड डेजर्ट एरिया है। जैसे थार का डेजर्ट जो है, ठीक है, वो भी कभी क्या था? वो भी एक वेजिटेशन था, ठीक है। तो अब क्या है कि जहाँ पे लोग रहते थे, ठीक है, जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज खूब थे, फॉरेस्ट था, ठीक है। तो ये जो चेंज है, ठीक है, इस चेंज को मतलब कैसे फीड करता है फॉरेस्ट क्योंकि जैसे ही फॉरेस्ट खत्म हुआ, ठीक है, सभ्यताएं खत्म हो गई, ठीक। इट मीन्स कि काउंटर नैरेटिव कि फॉरेस्ट फीड द सिविलाइजेशन। तो जब आप पहले अपने आप को काउंटर करिए और उसका रिस्पॉन्स देते जाइए। इफ इट इज दैट, देन व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? Our next question should be how do civilization utilize the impact of forest resources? ठीक है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को मतलब सभ्यताएं जंगल के संसाधनों का उपयोग कैसे करती हैं और उस पर प्रभाव कैसे डालती हैं, राइट। तो अगर फॉरेस्ट सिविलाइजेशन को फीड करता है, इट मीन्स जो सभ्यताएं हैं उसमें जो लोग हैं, ठीक है, वो उस जंगल का यूज कर रहे हैं। यूज अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है, तो दे क्रिएट बैड आर गुड इम्प्रेशन ऑन देम, ठीक है। अब इसमें है क्या कि इसमें हमको देखना है कि व्हाट शुड बी द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है, एंड हाउ टू मेक इम्पैक्ट ऑन देम, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, उन्होंने पिछले दो 2021 2022 के आसपास एक पॉलिसी लेके आई और एक इनिशिएटिव लॉन्च किया। उसके बाद उस इनिशिएटिव का जो रिसेंट समय में लॉन्च किया, उसका नाम लाइफ है, ठीक है, लाइफ फॉर फॉरेस्ट। तो लाइफ फॉर एनवायरनमेंट, तो वो जो इनिशिएटिव है, वो इनिशिएटिव इस पूरे क्वेश्चन को क्या करता है? फीड कर रहा है यहाँ पे, जैसे फॉरेस्ट सिविलाइजेशन को फीड कर रही थी, ठीक। तो यहाँ पे हम उस लाइफ इनिशिएटिव को यूज करते हुए अपने बिल्डअप को अपने नैरेटिव को बिल्ड करेंगे और उसका जवाब जवाब देंगे। इफ उसका यूटिलाइजेशन बैड और गुड दोनों है, अगर बैड इम्प्रेशन पड़ता है तो क्या होगा कि जो फॉरेस्ट है वो डिजर्ट में डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि थार का रिजल्ट डेजर्ट जो है वो क्या हुआ कि वो एक फॉरेस्ट वेजिटेशन से थार डेजर्ट में कन्वर्ट हुआ। इट मीन्स कि वो डिग्रेडेशन हुई है, ठीक है। तो वो डिग्रेडेशन का रीजन क्या था? व्हाट शुड बी द रीजन बिहाइंड दैट, ठीक है, उसके पीछे का रीजन क्या होना चाहिए? इसको हम डिकोड करेंगे, ठीक है। डिकोड कैसे करेंगे? सेम आवर अप्रोच इज क्वेश्चन आंसर अप्रोच। तो उस तरह से हम उस रीजन को देते जाएंगे और ये बताते जाएंगे कैसे ये उसमें रोल प्ले करती है, ठीक। इफ डिग्रेडेशन इज देयर, देन सिविलाइजेशन इज देयर, देन देयर शुड बी ह्यूमन। अगर ह्यूमन है तो वो फैक्टर भी इन्वॉल्व होगा एंड दैट फैक्टर इज नोन एज एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर। तो जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर है वो डिजर्टिफिकेशन को कैसे लीड करता है, ठीक, मतलब मरुस्थलीकरण के मानव जनित कारण, राइट। तो जो मनुष्य है वो डिजर्टिफिकेशन के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है?
ठीक है। तो इसके लिए हम एक कॉन्फ्लिक्ट चुन सकते हैं। देश की एक बड़ी कंपनी है और ट्राइबल एरिया है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये न्यूज में था अभी, रिसेंट न्यूज में था, जिसपे कोर्ट भी अपना वर्डिक्ट दी थी। तो वो एक सेगमेंट है, ठीक है, जिसको कोट कोट कर सकते हैं हम, राइट। उसको वहां से नैरेटिव को बिल्डअप कर सकते हैं कि कैसे ह्यूमन फैक्टर जो फॉरेस्ट के लिए है वो घातक है। क्योंकि यहाँ पे दो प्रोस्पेक्टिव है, एक प्रोस्पेक्टिव जो ट्राइबल का प्रोस्पेक्टिव है, एक प्रोस्पेक्टिव जो बिजनेसमैन का प्रोस्पेक्टिव है। तो उससे आप बेहतर समझा पाएंगे कि एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर कैसे इम्पैक्ट करते हैं फॉरेस्ट को, राइट। देन अगेन जो लाइफ अप्रोच आपने, लाइफ इनिशिएटिव का यूज आपने सिविलाइजेशन के यूटिलाइजेशन इम्पैक्ट में किया था, उसमें उसका यूज और अरावली पे जो हम सीड शावर किए हैं ड्रोन से, ठीक है, ये न्यूज में था। तो उस ड्रोन शावरिंग को, ठीक है, ड्रोन से जो सीड शावरिंग थी, उससे जो अरावली की पूरा एक जो माउंटेन एरिया है, वो पूरा क्या हो गया था, डिग्रेड हो गया था, पौधे खत्म हो गए थे। तो वहां पे फिर से पौधे आए, इसके लिए जो सीड शावरिंग की गई ड्रोन के थ्रू। इट मीन्स कि अगर हम टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज करते हैं और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के थ्रू हम एक सस्टेनेबल अप्रोच के साथ, ठीक है, एक बेटर सोल्यूशन हासिल कर सकते हैं। मतलब तकनीक प्रगति के साथ एक अस्थायी दृष्टिकोण एक बेहतर संसाधन समाधान प्रस्तुत करता है, राइट। तो यहाँ पे उस एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं। अब इन सारे बिल्डअप में जब आएगा तो कुछ एंटी व्यूज भी आएंगे, राइट। कि ऑलवेज देयर टू टाइप ऑफ व्यूज, वन व्यूज, जैसे कुछ व्यू होंगे कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन की ही बात कर रहे होंगे, और एक व्यू होगा जो सिर्फ डेवलपमेंट की बात कर रहा होगा। दोनों दो अलग तरीके से सोचते हैं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे या सस्टेनेबल अप्रोच के बारे में बात करेंगे, तो एक अनदर व्यू होगा। अगर ऐसा कोई व्यू है, एंटी व्यू है आपके पास, ठीक है, देन पुट इट हियर, ऑब्स्टिकल एंड एंटी व्यू में। देन जब भी आप प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका पूछा हुआ प्रश्न है और आप ही उसका उत्तर दे रहे हैं। देन लर्निंग को लिखना जरूरी हो जाता है कि आप अपने इस बिल्डअप से क्या लर्निंग लेते हैं, उस लर्निंग को लिखिए। और उसके बाद अगर आपके पास कोई ऐसा सुझाव है, वे फॉरवर्ड है, देन राइट डाउन, राइट। तो वो लर्निंग, कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड। तो दिस इज द वे टू डील विद द फर्स्ट एसे, फॉरेस्ट प्रोसीड सिविलाइजेशन एंड डिजर्ट फॉलो देम। तो जैसा अभी बताया कि इसमें एग्जांपल्स यूज कर सकते हैं, तो लाइफ था, सीड सावरिंग थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन था। ऐसे कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन है। ग्रीन रिवोल्यूशन से क्या हुआ कि न्यूट्रिएंट रिच सॉइल, और उसमें हम जब हमको फायदा किया, लेकिन उसका नुकसान हमको क्या किस रूप में मिला, कंटेमिनेशन ऑफ एंड डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल के रूप में मिला। लैटिन अमेरिका सिविलाइजेशन के साथ क्या हुआ, उसको भी आप यूज कर सकते हैं, राइट। कि अमेजन रेन फॉरेस्ट, जिसको लंग ऑफ द अर्थ अर्थ कहते हैं, वो एक्सटेंसिव लॉगिंग की वजह से किस तरह से डिफॉरेस्टेशन में हो गया। टॉर्नबिल जो एक अबंडेंट वेजिटेशन था, वो कैसे गायब हो गया एक विस्फोट, न्यूक्लियर विस्फोट से। ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका, मतलब विस्फोट मतलब वहां पे किसी ने एटम बम नहीं फेंका था, वो एक एक्सीडेंट था, ठीक है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले जापान में हुआ था, तो दोनों को लिंक करके आप बता सकते हैं कि किस तरह से ये वेजिटेशन को नुकसान करता है, राइट। ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका, ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका कैसे डिफोरेस्टेशन एंड एफोरेस्टेशन, दिस इज द टॉपिक ऑफ द करंट ऑल्सो। तो आप इसको सर्च कीजिएगा कि ये करंट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। एंड ग्रेट ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका, ये इसको फंड कौन कर रहा है, ठीक है, यूएन का ही ऑर्गेनाइजेशन है। आप थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएंगे तो आपको पता भी होगा कि डिजर्टिफिकेशन है तो कौन फंड कर रहा होगा। इनको मालूम है वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और ऐसे ट्राई जरूर कीजिएगा, राइट। बिकॉज कि अ, अच्छा, इसको हम पहले ऐसे देख लेते हैं, लास्ट में इस पे डिस्कस करते हैं कि क्यों ऐसा होगा, राइट। नाउ मूव टू सेकंड से। सेकंड से, द अंपायर ऑफ द फ्यूचर विल बी द अंपायर ऑफ द माइंड, राइट। भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे, राइट। तो देयर आर टू अप्रोच,
फर्स्ट क्वेश्चन आंसर अप्रोच विच इज ऑलवेज देयर, एंड अदर इज कंटेम्पररी अप्रोच, मतलब समसामयिक दृष्टिकोण। ठीक है, समसामयिक दृष्टिकोण मतलब कि जो प्रेजेंट टाइम में जो घटनाएं घट रही हैं और इम्पैक्ट ले आ रही हैं एज ए सोसाइटी एंड एज ए जनरेशन, उसको यूज करते हुए हम पूरी चीजों को लिख सकते हैं। ठीक है, तो इफ वी गो थ्रू द क्वेश्चन आंसर अप्रोच, तो हमेशा हमारे पास 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, उसका जवाब देंगे, उसके बिल्डअप में छोटे छोटे पैराग्राफ एक क्वेश्चन में बार बार वो क्वेश्चन करना और उसके उत्तर देते जाना तमाम उदाहरणों के साथ। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्या बनेगा? पहला क्वेश्चन, व्हाट वर द एम्पायर ऑफ द पास्ट बिल्ट अपन, क्या था अतीत का साम्राज्य का आधार? सेकंड, व्हाट आर द एम्पायर ऑफ द फ्यूचर बीइंग बिल्ट अपन, भविष्य के साम्राज्य की नींव क्या है? एंड वाई आर द एम्पायर ऑफ द फ्यूचर बीइंग बेस्ड अपॉन द माइंड, ठीक है, भविष्य के साम्राज्य की रूपरेखा दिमाग आधारित क्यों? ठीक है, तो इसमें इस बिल्डअप में हम एग्जाम्पल्स को कोट करेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल्स को कोट करने का सबसे बेहतर तरीका है कि इफ यू गो थ्रू द क्वेश्चन आंसर अप्रोच, तो बेस्ट वे कि अ, आप एक बैलेंस लेके चलें एंशियंट मतलब अपनी हिस्ट्री का एंड प्रेजेंट टाइम का, और उसको लिंक अप करते हुए आंसर देते हुए आगे बढ़ें। ठीक है, देन कंक्लूजन एंड दे वे फॉरवर्ड, अगर आपके पास कोई वे फॉरवर्ड या लर्निंग है। राइट, कंटेम्पररी अप्रोच, जैसे इस क्वेश्चन को अगर मुझे डील करना होता, ठीक है, तो आई एम गोइंग थ्रू, एक्चुअली अगर इस क्वेश्चन को डील करना होता तो आई वुड चूज कि कंटेम्पररी अप्रोच के साथ जाऊं। राइट, बिकॉज कि कंटेम्पररी अप्रोच में जैसे समसामयिक दृष्टिकोण मैं चूज इसलिए करता, कंटेम्पररी अप्रोच इसलिए चूज करता कि कंटेम्पररी अप्रोच में मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, उस एग्जाम्पल्स के थ्रू चीजों को आगे बढ़ाना शुरू करता। ठीक, लेकिन जो लोग हिस्ट्री पे पकड़ रखते हैं या जिनको हिस्ट्री अच्छी लगती है, मुझको भी लगती है। ठीक है, तो मैं यहाँ इस का आंसर देने में दोनों में सहज हूँ, क्वेश्चन आंसर अप्रोच में एंड कंटेम्पररी अप्रोच दोनों में। आप में से जो लोग दोनों में सहज हैं, वेल एंड गुड। जो लोग नहीं सहज हैं, तो क्वेश्चन आंसर अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच। ठीक है, इफ नथिंग देयर, देन क्वेश्चन आंसर अप्रोच इज देयर ऑलवेज। ठीक है, बट कंटेम्पररी अप्रोच में ये होता है कि जब आप हेडिंग चुनते हैं, तो इससे एक हॉलिस्टिक आइडिया है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि एक हेडिंग दूसरे हेडिंग को सपोर्ट कर रही हो। उस हेडिंग में ऐसा ना हो कि पहले हेडिंग में पहला पैराग्राफ एक अलग शॉर्ट ऐसे लग रहा है, दूसरा पैराग्राफ अलग शॉर्ट ऐसे लग रहा है, और 4 हेडिंग दिए हैं तो चारों छोटे छोटे शॉर्ट ऐसे लग रहे हैं। तो इससे बचना होता है। तो कंटेम्परेरी अप्रोच में हमको सारे जो हेडिंग है उनको इस लिंक में ले आना होता है, और विद एग्जाम्पल। तो जैसे कंटेम्परेरी अप्रोच को देखें तो उसमें क्या है कि वैल्यू ऑफ डेटा इन टूडेज सिनेरियो, डेटा आज के परिदृश्य मतलब परिदृश्य में क्या मूल्य है उसका। ठीक है, देन द रोल ऑफ यूपीआई। ठीक है, और यूपीआई यूपीआई उसको कैसे रिवर्सलाइज कर रहा है। ठीक है, कैसे वो गांव गांव तक, रूरल एरिया तक, आप गांव पे देखिए कि सब्जी लगाने वाले या रिक्शा चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले पेटीएम लेते हैं, गूगल पे लेते हैं, फोन पे ले रहे हैं। तो दैट दैट पेनिट्रेशन, दैट ग्राउंड लेवल पेनिट्रेशन जो है, दिस इज द रिवोल्यूशन है एक्चुअली। राइट, डिजिटल रिवोल्यूशन। तो उसका रोल क्या है? ठीक है, उसका रोल क्या है कि भविष्य के अंपायर को गढ़ने में। ठीक है, देन रोल ऑफ इंडिविजुअल और प्राइवेट कंपनीज इन स्पेस टेक्नोलॉजी, मतलब स्पेस एक्स जैसी जो टेक्नोलॉजी है, या ओला बाइक जैसी टेक्नोलॉजी है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेके आ रहे हैं। इसमें प्रो एंड कॉन्स दोनों आएंगे। जैसे कि अगर हाइड्रोजन एनर्जी का हम एग्जांपल है, ठीक है, तो हाइड्रोजन एनर्जी किस तरह से सपोर्ट करेगी भविष्य के, या इलेक्ट्रिकल बाइक जो है वो किस तरह से सपोर्ट करेगी आने वाले समय में इन्वायरमेंटल, अगर उसके इन्वायरमेंटल फेज को देखा जाए तो दिस इज ऑल अबाउट कि हम हमको एक रोल प्ले करना है। तो जैसे स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स ने टेक्नोलॉजी को एक कदम आगे कैसे ले गया है। इसके पहले हमारे पास जो था, हम क्या था कि एक बार जो यूज होता था लॉन्चिंग के लिए, ठीक है, हम उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते थे, बट स्पेस एक्स ने वो हमें प्रोवाइड कराया। राइट, आप इसरो में कई सारे प्राइवेट इन्वेस्टर हैं जो अभी उसमें इन्वेस्ट किए हैं, कई सारे प्राइवेट
कंपनीज हैं जो स्पेस में इन्वेस्ट करने के लिए अ, आई हैं आगे। तो वो रोल कैसे प्ले करता है, ठीक है, भविष्य का साम्राज्य करने में। एआई कैसे रोल प्ले करेगा, जो सबसे हॉट टॉपिक है इस समय का, ठीक है। इन सारी चीजों को मतलब कंसोलिडेट करते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। उसमें हम जो सॉफ्ट पावर है, आप फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर इन जनरलाइज सेंस, हम ये बता सकते हैं कि सॉफ्ट पावर, किसी भी कंट्री के पास दो पावर होती हैं, सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर। हार्ड पावर मतलब जो उसकी आर्म्ड या इकोनॉमिक मसल होती है, और सॉफ्ट पावर उसका जो डायस्पोरा होता है, जो उसका मतलब डिप्लोमेट होते हैं। तो वो डिप्लोमेसी जो है उसको सॉफ्ट पावर कहते हैं। उसकी तरह से थ्रू कैसे डील करते हैं और साम्राज्य को कैसे गढ़ेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट द एम्पायर ऑफ द माइंड, ठीक है। मीडिया कैसे इन्फ्लुएंस करती है, शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। साइबर क्राइम, ठीक है, एस्पियोनाज, डैमेजिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिनायल ऑफ सर्विस, राइट। ये सारी चीजों को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे, राइट। थर्ड थर्ड ऐसे ही, देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। प्रसन्नता का कोई रास्ता नहीं, प्रसन्नता ही रास्ता है। सेम चीज कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन आंसर अप्रोच के साथ जा रहे हैं, देन देयर इज थ्री क्वेश्चन, वन कंक्लूजन, लर्निंग एंड वे फॉरवर्ड, ठीक है। थ्री क्वेश्चंस कौन कौन से? वाई इज देयर नो पाथ टू हैप्पीनेस, व्हाट इज पाथ टू हैप्पीनेस, एंड हाउ इज हैप्पीनेस इटसेल्फ अ पाथ, राइट। कि क्यों प्रसन्नता का कोई रास्ता नहीं, प्रसन्नता का क्या रास्ता है, एंड प्रसन्नता ही रास्ता कैसे, राइट। इसका एक अप्रोच ये है कि जो हम कैटेगोरिकल अप्रोच से चलें, ठीक है। कैटेगोरिकल अप्रोच मतलब कि जो श्रेणीबद्ध जो दृष्टिकोण है, कि हम एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं, कि इंट्रिंसिक हैप्पीनेस क्या होती है, इंटरपर्सनल हैप्पीनेस क्या होती है, एक्सट्रिंसिक हैप्पीनेस क्या होती है, मोमेंटरी हैप्पीनेस क्या होती है, लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस क्या होती है। लाइक फॉर एग्जांपल कि समवेयर आप यू आर वेटिंग फॉर समवन्स मैसेज फॉर लॉन्ग टाइम, एंड सडनली मैसेज अपीयर, दिस इज द इंट्रिंसिक हैप्पीनेस। आप बाहर वाला आपको समझ नहीं पा रहा है कि आप खुश क्यों हैं, आप मोबाइल स्क्रीन देखे एंड मुस्कुरा रहे हैं, देखने वाले को नहीं पता है कि वाई, राइट, बट आप हैप्पी। दिस इज योर इंट्रिंसिक हैप्पीनेस, राइट। इंटरपर्सनल हैप्पीनेस की मतलब वो व्यक्ति, वो संसाधन जिसके पास होने से आप खुश होते हैं। लाइक कि आपका कोई दोस्त है, ठीक है, नो मैटर व्हाट आप कैसी कंडीशन में, नो मैटर व्हाट आपके अंदर क्या चल रहा है, बट वो आपके पास आया एंड यू आर कंप्लीटली हैप्पी, ठीक है, आप बाकी सारी चीजें भूल गए। दिट इज एंटर पर्सनल हैप्पीनेस। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक हैप्पीनेस, एक्सट्रिंसिक हैप्पीनेस जो हम वर्क कल्चर का, जो अभी वर्क प्रेशर की वजह से अभी एक लड़की का जो डेथ हुआ, जो सुसाइड की, दिस इज दिस इज शुड बी टॉक अबाउट दिस इशू, ठीक है। तो उस पर भी किसी दिन बात करेंगे, बट अभी देखते हैं। इन एक्सट्रिंसिक हैप्पीनेस मतलब अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, हम अंदर से खुश नहीं होते, हमारे अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बट बाहर से खुश होते हैं, राइट। कि बाहर से हम एक स्माइल ओढ़े हुए हैं, दैट इज द एक्सट्रिंसिक हैप्पीनेस। मोमेंटरी हैप्पीनेस मतलब क्षणिक प्रसन्नता, कि मतलब कुछ चीज घटी और आप दुख है, या आपको किसी प्रकार का कोई कंसर्न है, बट वो फॉर दैट मोमेंट यू आर हैप्पी, राइट। लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस लाइक कि जैसा आप सोच रहे थे, जो काम करने की सोच रहे थे वो काम कर पा रहे हैं आप, ठीक है। या जिस सैलरी बेस के लिए आप एस्पायर थे, या जिस पोस्ट के लिए एस्पायर हैं, जैसे आप एस्पिरेंट हैं और आपका वो है कि आईएएस बन जाए, तो जिस दिन आईएएस आप बन जाएंगे, तो वो आपकी लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस है, ठीक है। नो मैटर आप व्हाट कि आप उसके आगे सर्विस परस्यू करते हैं या नहीं करते हैं, बट वो मोमेंट जो उस क्षण पे फील कर रहे हैं, वो आपके साथ पूरी लाइफ रहेगा, ठीक है। दैट इज योर लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इस तरह से इस पूरे बिल्डअप को देखेंगे, ठीक। ये समझाने के लिए बताया। फिर लेकिन इस बिल्डअप को कैसे एग्जीक्यूट करना है, जो हमारे पास रेफरेंसेज होंगे। रेफरेंसेज में क्या क्या हो सकते हैं? रेफरेंसेज में जो ग्रास नेशनल हैप्पीनेस रिपोर्ट है, जो हैप्पीनेस करिकुलम है, जो फेमस पर्सनालिटीज हैं, ठीक है, जो एंशियंट जो हमारे ऋषि हैं, या जो फिलॉसफी है, तो वहां से रेफरेंसेज उठाने हैं और उसके आधार पर बिल्डअप करना है। जैसे बुद्धा जो थे,
ठीक है, बुद्ध को जो थ्रू नॉन अटैचमेंट हैप्पीनेस मिली, यस मिली थी। ठीक है, दैट डिस्कस अबाउट। मदर टेरेसा को हैप्पीनेस कैसे मिली, क्या थ्रू नॉन अटैचमेंट मिली, नो, थ्रू द सर्विस ऑफ द अदर्स। ठीक है, भूटान ग्रास नेशनल हैप्पीनेस, उतना इकोनॉमिक प्रॉस्पर नेशन नहीं है, उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बट द अल्टरनेटिव मैट्रिसेज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और वो उसको हैप्पीनेस उससे है, राइट। हैप्पीनेस करिकुलम, तो रिड्यूस एकेडमिक एड्रेस स्ट्रेस, इफ एकेडमिक एड्रेस, जो एकेडमिक स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो रहा है, देन यू आर हैप्पी, राइट, ऑब्वियसली हैप्पी। बट केविन कार्टर जब पुलित्जर प्राइज पाते हैं तो क्या वो हैप्पी होते हैं? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, वो मे बी द टॉक ऑफ द टाउन दैट पुलित्जर प्राइज, बट जो जो पर्सन जो केविन कार्टर है, उनको जिस चीज के लिए मिला था, क्या उसकी वजह से वो हैप्पी थे? ऑब्वियसली नॉट, राइट। So this is all about the third essay. We'll now move to fourth essay. The doubter is a true man of science. If see the another philosophical line, ठीक है, द डाउटर इज ए ट्रू मैन ऑफ साइंस, या तो इसको फिलोसफिकली अप्रोच कर लीजिए। फिलोसफिकली अप्रोच करेंगे तो व्हाट डज डाउटर सिग्निफाई, संदेह करने वाला क्या दर्शाता है। व्हाई आर डाउट्स नेसेसरी फॉर साइंस, संदेह करने वाले विज्ञान के लिए क्यों आवश्यक है। ठीक है, हाउ इज डाउटर अ मैन ऑफ साइंस, संदेह करने वाला कैसे विज्ञान का सच्चा सिपाही है, राइट। और इसको डायमेंशनल अप्रोच से देख लें। डायमेंशनल अप्रोच मतलब जो आयामी दृष्टिकोण है, मतलब कि आप वो बिल्डअप करते जा रहे हैं, लाइक कि क्रिटिकल थिंकिंग अगेंस्ट कस्टम। ठीक है, कि जैसे नरेंद्र दाभोलकर का अगर आप एग्जांपल लें, ठीक है, तो दे डाउट सुपरस्टिशन, और वो सुपरस्टिशन को डाउट करना क्या किया, सोशल जो सोसाइटी में साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसको उसको उसका प्रोग्रेस हुआ साइंटिफिक टेम्परामेंट का। तो इस तरह से क्या होगा कि एक क्रिटिकल थिंकिंग क्या हो गई, एक कस्टम के अगेंस्ट गई, राइट। इफ क्रिटिकल थिंकिंग गोइंग अगेंस्ट custom, then rational thinking be there, right? If rational thinking be there, then scientific temperament be there. ठीक है, if scientific temperament be there, then the innovation creativity, ठीक है, if innovation creativity is there, then the fallacy of failure, because the fallacy of the failure is the core of the science। ठीक है, साइंस बिलीव इन द फैलिसी ऑफ फेल्योर, कि जब तक हम प्रूफ नहीं कर देते कि हम सही हैं, हम गलत हैं। इफ एनीबॉडी प्रूव मी रॉन्ग, देन आई एम रॉन्ग। ठीक है, तो वो अगर ट्रू डेमोक्रेसी कहीं देखनी है तो साइंस इज द बेस्ट एग्जांपल, राइट। अगर इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है, तो क्रिएटिविटी और इनोवेशन से जो आएगा तो उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स इश्यूज भी आ सकते हैं, तो सोल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इश्यूज, इफ सोल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इश्यूज, तो क्या वो सोल्यूशन जो है वो क्लाइमेट को तो चैलेंज नहीं कर रहे हैं, राइट। जैसे एथेनॉल ब्लेंडिंग है, जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, तो क्या इलेक्ट्रिकल व्हीकल जिसका दावा किया जा रहा है, ठीक है, फ्रंट पे, कि पॉल्यूशन कम हो जाएगा, ठीक है, जो गाड़ियों से निकलता है, ठीक है, धुआं के रूप में, स्मॉग के रूप में, ठीक है, लेकिन क्या हमारा जो मेन बेस है इलेक्ट्रिक, वो किस पे डिपेंड है, वो कोल एनर्जी पे डिपेंड है, ठीक है, उससे हम बिजली सबसे ज्यादा बनाते हैं। तो क्या जब अभी डिमांड कम है, क्या डिमांड बढ़ेगी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की, तो क्या कोयले की खपत और बढ़ जाएगी, उससे उत्पन्न होने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है, उससे जो निकलने वाले जो इम्प्योरिटीज हैं, उसका जो नॉर्म्स है, उसका जो मिटिगेशन मेजर्स है, वो कौन लेगा, देन स्क्रूटिनाइज द मिटिगेशन मेजर्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट, राइट। तो इस तरह से चीजों को देखना है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे, राइट। तो वो एग्जाम्पल्स कैसे ले जाने हैं, जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है, अब ये रेशनल थिंकिंग का एग्जाम्पल है। क्रिमियन वार चल रहा है, ठीक है, लोग मर रहे हैं, सबको पता है वार है, लोग मरते हैं, ठीक है, बट देयर इज अ नर्स, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उन्होंने सोचा कि रिसर्चर, कि यार डेथ ऑफ का काज जो काज का जो डेथ का जो काज है, मे बी वार की, वार में लोगों की मृत्यु होती है, लेकिन जो मृत्यु हो रही है, जो डेथ हो रही है, वो कुछ ज्यादा हो रही है। तो सी डाउट द काज, ठीक है, और जब वो डाउट थी कॉज को, तो रिसर्च की, रिसर्च के बाद से जब जो पता चला, उसमें पता चला कि डेथ रेट हाई थी, और फिर वो
किस वजह से जा रहा था, तो हाइजीन उसके पीछे रीजन था। तो फिर से पर्सनल हाइजीन कम इन टू द पिक्चर। नरेंद्र दाभोलकर का भी एग्जाम्पल आपको बताया था, डाउट सुपरस्टिशन और साइंटिफिक टेम्पर गेट इन प्रोग्रेस। ठीक है। सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि लिंक विद ईटिंग बीफ। ठीक है। तो ऐसा माना जाता था कि चूंकि दलित जो हैं, जो लोअर स्टार्टा है, वो बीफ खाता है, इसलिए उनको सिकल सेल एनीमिया होता है। ऐसा एक फेक न्यूज थी आज के टर्म में कहें तो, या एक तरह का भ्रम फैलाया गया था, जिसकी वजह से सोसाइटी में अनटचेबिलिटी बढ़ रही थी। राइट। लेकिन बाद में जब वो सिकल सेल एनीमिया उस एरिया के जो तथाकथित सवर्ण लोग थे, तथाकथित जो जनरल कैटेगरी थी, ठीक है, उनके अंदर जब पाया गया, देन वो क्या हुआ, रिड्यूस किया अनटचेबिलिटी को, कि ये सिर्फ किसी खास स्टार्टर से रिलेटेड नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है। राइट। आर्किमिडीज ने जब डाउट किया अर्थ के राउंड शेप को, तो हमको कर्वेचर ऑफ अर्थ पता चला। ठीक है। तो डाउट डाउट इज द कोर ऑफ द साइंस। ठीक है। डाउट हमेशा हमको बेहतर बनाता है, क्वेश्चन करने का सलीका सिखाता है। ठीक है। इस तरह से इस पूरे बिल्डअप को देखेंगे। इसका पीडीएफ आपको अटैचमेंट में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। नाउ मूव टू सेकेंड सेक्शन बी का पहला ऐसे देखते हैं, और अपना पांचवा, कि सोशल मीडिया ट्रिगरिंग फोमो अमंग्स द यूथ, प्रिसिपिटेटिंग डिप्रेशन एंड लोनलीनेस। ठीक है। सोशल मीडिया युवाओं में छूटने का डर पैदा कर रहा है, जिसके कारण उनमें अवसाद और अकेलापन बढ़ रहा है। ठीक है। एनालिटिकल अप्रोच क्या है? ठीक है। इसका दो अप्रोच, ऑलवेज वन अप्रोच ऑलवेज देयर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर अप्रोच। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो गो विद द क्वेश्चन आंसर अप्रोच, कि व्हाट शुड सोशल मीडिया आइडियली डू बी यूज्ड फॉर, हाउ इज सोशल मीडिया बीइंग यूज्ड कॉमनली, हाउ डज दिस precipitate depression and loneliness, we can use the example, ठीक है, like Instagram, LinkedIn, Blue Whale Games, Jonathan had कल्चरल इवेंट लाइक। ठीक। तो क्वेश्चन के थ्रू इसका बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ब्लू व्हेल, इन सबको यूज करके बता सकते हैं। एक है एनालिटिकल अप्रोच, कि गो विद द स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट गो विद द काज, देन द इफेक्ट, देन द करंट गवर्नमेंट स्टेप, देन ग्लोबल मेजर्स, देन एंटी व्यू, देन वे फॉरवर्ड। लाइक कि जैसे इंस्टाग्राम आया, ठीक है, तो इंस्टाग्राम जब शुरू में आया और अभी जो जितना पॉपुलर है, वो पॉपुलैरिटी शिफ्ट हुई है। ठीक है। एक समय पे फेसबुक पॉपुलर था, फिर इंस्टा पॉपुलर हुआ। ठीक है। तो पहला तो सोशल मीडिया जो फोमो क्रिएट करता है, उसका रीजन क्या है? ठीक है। तो रीजन कि जैसे इंस्टाग्राम पे आप एक पोस्ट डाले, ठीक, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाले, आप पे आज 100 लाइक आई, कल 200 लाइक आई, परसों 50 लाइक आ गई। ठीक है। एंड एट दैट टाइम आपका दोस्त है, उसके पे 200 लाइक आ गई। ठीक है। तो एक वर्चुअल वर्ल्ड में घट रही घटना आपको मायूस कर जाती है, आपको उदास कर जाती है। ठीक। एंड वी आर वेरी इनटू इट। ठीक है, कि वो रील्स स्क्रॉलिंग। ठीक है। तो तीन चार चीजें यहाँ पे प्रभावित होती हैं। पहला, कि कंसंट्रेशन लेवल, कि आप 59 सेकंड से ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। आप एक बार रोक के खुद को देखिएगा कि कम रील आप 59 सेकंड भी नहीं देखते हैं। अगर 59 सेकंड की रील है, आप 5-7 सेकंड देखते हैं एंड देन स्क्रॉल। ठीक है। और स्क्रॉलिंग में घंटों जाते हैं। ठीक। तो ये क्या करता है कि ये आपको हर एक चीज से कट आउट कर देता है, क्योंकि आपको हर 20 सेकंड पे कुछ नया दिख जा रहा है, 20 सेकंड पे कुछ नया दिख रहा है, एंड यू आर वेरी इन्वॉल्व इन इट। ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि आप धीरे 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 बाकी चीजों से कट चुके हैं। राइट। तो जब वो कटते हैं, तो आफ्टर दैट, आफ्टर सम टाइम, वो आपके अंदर अकेलापन लेके आता है। ठीक है। और वो अकेलापन जब आपको इसका आभास होता है कि जो वर्चुअल में है वो रियल में नहीं है, वो जब गैप बढ़ना चालू होता है, तो वो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। ठीक है। तो डिप्रेशन जो है वो अकेलेपन का इफेक्ट है। ठीक है। काज इज द लोनलीनेस एंड इफेक्ट इज डिप्रेशन, कि अगर लोनलीनेस है तो डिप्रेशन आएगा। करंट गवर्नमेंट का सेटअप कैसा है इन सारी चीजों से निपटने के लिए? ठीक है। करंट गवर्नमेंट क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन लेकर के आई है। ठीक है। यहाँ पे जो लाइन है उसको मेजर कीजिए। देन ग्लोबल मेजर्स क्या है?
ठीक है? साइबर क्राइम, अभी आप रिसेंट में देखे होंगे कि कुछ वीडियो अरेस्ट की घटनाएँ आई थी, ठीक है? आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर अ, आपके पास एक एंटीव्यू होगा, ठीक है? जो परस्पर दृष्टिकोण होगा कि मतलब नहीं, सोशल मीडिया के सिर्फ़ नुकसान ही नहीं है, फ़ायदा भी है, ठीक है? तो आप उस एंटीव्यू को लिख सकते हैं, ठीक है? जैसे एंटीव्यू में ये हो सकता है कि जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं होता, यूट्यूब नहीं होता, ठीक है? जो अगर टेलीग्राम नहीं होता तो अब मैं पढ़ाने के बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कर पाता, राइट? तो मैसेज नहीं होता, ठीक है? इमीडिएट आपसे कनेक्ट नहीं कर पाता, वीडियो कॉल नहीं होती, तो एक दूसरे को जो हम आज घर पे बात करते हैं और डेली एक दूसरे का चेहरा देख लेते हैं, वो तब हो पाता जब हम घर पहुंचते थे। तो उसके फायदे भी हैं, ठीक है? अ, एक क्लिक पे सब चीजें मौजूद हैं, ठीक है? एक अभी जो मी टू मूवमेंट चला, ठीक है? आप मी टू मूवमेंट का एग्जांपल दे सकते हैं। कई सारे कि जो सोशल मीडिया के मूवमेंट्स थे, ठीक है? तो उन सारे मूवमेंट्स का आप यूज कर सकते हैं और उसके थ्रू पूरे ब्लू व्हेल गेम जिसका इतना बैड इम्पैक्ट था कि उसके चक्कर में कई सारे लड़के सुसाइड तक कर लिए, राइट? तो वो एक उस पूरे नैरेटिव को प्रो एंड कॉन्स में डिवाइड करके, ठीक है? या तो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से यूज करिए, या तो जो एनालिटिकल अप्रोच है कि पहले कॉज दे दीजिए, इफेक्ट दे दीजिए, करंट गवर्नमेंट सेटअप दे दीजिए, ग्लोबल मेजर्स दे दीजिए, एंटी व्यू दे दीजिए, कंक्लूजन एंड आपका वे फॉरवर्ड कि आपका इन सारे चीजों के ऊपर आपका सुझाव क्या है, आप क्या समझते हैं। सुझाव का मतलब आपका ओपिनियन नहीं, ठीक है? आपके पास सोल्यूशन हो, ठीक है? ओपिनियन एंड सोल्यूशन में अंतर होता है। ओपिनियन इज कि आप क्या सोच रहे हैं, सोल्यूशन इज कि आप जो मेजर्स हैं उसके पास आपके पास एक क्रिटिकल थिंकिंग है जिससे एक सोल्यूशन डेवलप होता है, जो फॉलो किया जा सकता है, जिस पे बात की जा सकती है, ठीक है? तो आप इसका ध्यान रखिएगा कि वे फॉरवर्ड में ओपिनियन मत डालिएगा, आप वहां पे अपनी एनालिसिस लिखिएगा बेस्ड ऑन फैक्ट एंड एविडेंसेस, राइट? नाउ मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट, नियरली ऑल men कैन स्टैंड adversity बट टू टेस्ट देयर कैरेक्टर गिव देम पावर, मतलब लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं लेकिन किसी के चरित्र के परीक्षण के लिए उसे शक्ति देकर देखिए, राइट? तो क्वेश्चन आंसर अप्रोच इज देयर, तो सेम कि व्हाई आर मेन एबल टू स्टैंड टू एडवर्सिटी, विपरीत परिस्थितियों में मनुष्य विपरीत परिस्थितियों का सामना क्यों करने में सक्षम है। व्हाई कैन वी नॉट चेक द कैरेक्टर ड्यूरिंग एडवर्सिटी, विपत्ति काल में हम चरित्र की जांच क्यों नहीं कर पाते। हाउ इज अ पर्सन ट्रू कैरेक्टर डिस्प्लेड व्हेन ही हैज पावर, शक्ति का अर्जन के पश्चात उसका असली चरित्र कैसे प्रदर्शित होता है, ठीक है? तो देन कंक्लूजन, राइट? या तो आप इसके थ्रू देख सकते हैं, ठीक है? इसमें क्या जाएगा, इसमें किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए, आप नेल्सन मंडेला का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है? आप श्रीकांत एक मूवी आई थी अभी, वो एक्चुअल इंसिडेंट से प्रेरित है, ठीक है? तो आप उसका एग्जांपल लेके जो श्रीकांत बोला का है, जो उनका उसका एग्जांपल लेकर के पूरा लिख सकते हैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। या तो आप क्रोनोलॉजिकल अप्रोच लेके चलिए, मतलब कालानुक्रमिक जो दृष्टिकोण है, कालानुक्रमिक दृष्टिकोण इज जस्ट लाइक द कैटेगरिकल, राइट? बट वहां पे क्या था कि वहां पे हम जब बात कर रहे थे तो वहां पे हम वो हैप्पीनेस के बारे में बात कर रहे थे, राइट? यहाँ पे हम उस सर्जेंस की बात करेंगे, लाइक कि फेमस पर्सनालिटी ले लो या कोई आपका मतलब इमेजिनरी कैरेक्टर हो या किसी इंडिविजुअल का, एंड देन वहां से पूरी स्टोरी को डेवलप करना है, उसमें तमाम एग्जाम्पल्स को कोट करते हुए, राइट? कि जैसे इंडिविजुअल या फेमस पर्सनालिटी किसी को लिए, फिर उस अपनी जो इंट्रोडक्शन में जो आप लिखे, उसके बाद से जब पर्सनालिटी के बारे में लिख रहे हैं उसके बाद से आप चिल्ड्रन पेरेंट्स रिलेशनशिप एंड देयर एंड फैमिली डायनेमिक्स, ठीक है? कि फैमिली डायनेमिक्स कैसी थी, पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसा था, ठीक है? देन ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच टू बिकम मोनोपोली, ठीक है? जैसे अभी फेसबुक जैसी जो संस्थाएं हैं, ठीक है? फेसबुक है,
अमेज़न है। तो इनका जो यूएस सुप्रीम कोर्ट में जो इनके ऊपर या गूगल है, इनके ऊपर जो केस चल रहा है, आप उस केस का ज़िक्र कर सकते हैं, ठीक है? कि इनसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप क्यों ना आपको ये मान लिया जाए कि आप मोनोपोली की कोशिश कर रहे हैं, या रिलायंस इंडस्ट्री का जो केस था सुप्रीम कोर्ट में, उसका ज़िक्र कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये एविडेंशियल फैक्ट है ना, कि ये केस है और इसका ज़िक्र आप कर सकते हैं। नाम नहीं ले नाम सिर्फ़ उन्हीं का ले सकते हैं जो ऑन रिकॉर्ड हो, राइट? तो आप इसका ख्याल रखेंगे कि जो ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हों, बस वही लिखेंगे। कैरेक्टर ऑफ द नेशन आफ्टर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड आर्म पावर, ठीक है? तो इसमें यहाँ से आपका जो इंटरनेशनल रिलेशन है, ठीक है? जो जियोपॉलिटिकल व्यू है, जियोपॉलिटिकल व्यू यहाँ इंक्लूड हो जाता है। देन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जैसे अभी आफ्टर कोरोना जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनना शुरू हुआ है, ठीक है? जो आफ्टर कोरोना जो सप्लाई चेन के बाद से अ, एक नए तरह की व्यवस्थाएं बननी चालू हुई हैं, ठीक है? एंड इट इज इन मेकिंग, ठीक है? वो शेप ले रही है धीरे धीरे। तो दैट्स वाई इंडिया का रोल क्रुशियल हो गया है, राइट? क्योंकि हम भी एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे हैं, क्योंकि अगर यूएस और चाइना का टसल देखें तो, राइट? तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। फिर इसमें वो सारे एग्जाम्पल, वो एडल्फ हिटलर का हो, मतलब कहने का मतलब है कि एडवर्सिटी में और जब पावर मिलने पे जो चरित्र होता है वो कैसे बदल जाता है। तो फॉर दैट एग्जांपल हम एडोल्फ हिटलर एंड नेल्सन मंडेला को कंपेयर करके लिख सकते हैं कि एडोल्फ हिटलर को भी ब्रोकन होम, वार इंजरीज एंड प्रोफेशनल सेटबैक्स मिले थे, बट उन्होंने समाज को दिया क्या? उन्होंने सोसाइटी को दिया वर्ल्ड वार 2। बट वहीं नेल्सन मंडेला 27 ईयर्स इन प्रिजन रहे, और जब बाहर निकले तो उन्होंने क्या दिया? यूनाइटेड साउथ अफ्रीका, राइट? एंड फॉरगिव देयर ओपोनेंट, जिन्होंने उनको जेल में डाला था। श्रीकांत भोला को क्या मिला था? ब्लाइंडनेस एंड डिस्क्रिमिनेशन मिला था, बट उन्होंने सोसाइटी को क्या दिया? उन्होंने एम्पावर्ड किया, ठीक है? जो अपने जैसे लोगों को या उन लोगों को जो नॉर्मल है, ठीक है? आनंद कुमार, जिनको पार्टी मिली थी, और उन्होंने दिया क्या? कि उन्होंने आईआईटी को उन सारे स्टूडेंट के लिए एक्सेसिबल बना दिया जो फाइनेंशियली पुअर बैकग्राउंड से थे। सिंधु ताई शकपाल जो थी, उनको क्या मिला था? डोमेस्टिक वायलेंस एंड अब्यूज मिला था, और वो अब आर्फन होम चलाती हैं, जिसमें लगभग 1000 माएँ हैं जो रहती हैं, ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट कि आपके कैरेक्टर का पता इससे चलता है, कि इससे नहीं चलता कि आप एडवर्सिटी को किस तरह से फेस किया। आपका कैरेक्टर का पता इससे चलता है कि जब एडवर्सिटी को फेस करके आप पार जाते हैं और वहां पे आप कैसा बिहेव करते हैं। इन सारे एग्जाम्पल्स का यूज करके पूरा आप उस नैरेटिव को सेट कर सकते हैं और पूरा अपना ऐसे बिल्डअप कर सकते हैं। नाउ मूव टू सेकंड लास्ट, दैट इज ऑल आइडिया हैव लार्ज कॉन्सिक्वेंसेस एंड आर ऑलवेज सिंपल। मीन्स व्यापक परिणाम वाले सभी विचार हमेशा साधारण ही होते हैं, ठीक है? तो एक तो इनका है कि इसको क्वेश्चन आंसर अप्रोच से कर लीजिए कि आइडियाज प्रोसीड प्रोड्यूस लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज, विचार और उसके बड़े परिणाम, ठीक है? वाई आर सच आइडियाज हैव सच आइडियाज ऑलवेज सिंपल, ऐसे विचार हमेशा सरल क्यों होते हैं? थर्ड, हाउ डज अ सिंपल आइडिया ट्रांसफॉर्म इनटू अ ग्राउंड ब्रेकिंग इम्पैक्ट एंड प्रोड्यूस लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है? कैसे जो सिंपल आइडिया है वो एक साधारण सा विचार ऐसे कि कैसे अभूतपूर्व प्रभाव में बदल जाता है और बड़े परिणाम उत्पन्न करता है, राइट? और उसका वे फॉरवर्ड क्या है, सुझाव क्या है आपके पास? तो या तो इस क्वेश्चन आंसर अप्रोच के थ्रू चल सकते हैं कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका जवाब देते जा रहे हैं, या एक सेक्टोरल अप्रोच है कि आप हर एक सेक्टर से, जैसे बिजनेस सेक्टर है, स्पेस सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, स्पोर्ट है, हेल्थ है, ठीक है? और भी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो एमएसएमई है, ठीक है? तो जितने सेक्टर हैं वहां से एक एग्जाम्पल चूज कीजिए और उसके एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को समझाते चले जाइए कि किस तरह से वो एक सिंपल सा आइडिया था और एक लार्ज कॉन्सिक्वेंस, उसका जो इम्पैक्ट आया, जो परिणाम आया, वो बड़ा ही अभूतपूर्व था, उसका प्रभाव बहुत अभूतपूर्व था, राइट? तो जैसे बिजनेस सेक्टर की बात करें तो फॉर एन एग्जांपल यूपीआई, ठीक है? जब यूपीआई आया था, ठीक है, तो वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए आया था, वो यूज हो रहा था, ऐसा लगा था कि मतलब, लेकिन नाउ इट इज कि हमने 16 देश हैं जिनके साथ एमयू साइन कर चुके हैं, 4 को प्रोवाइड कर चुके हैं, फ्रांस यूपीआई के यूज के बारे में सोच रहा है, राइट? तो दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर आवर कंट्री,
एक तरह से देखा जाए तो, कि पहले हम फॉरेन से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते थे, बट नाउ वी आर इन दैट कंडीशन कि हम उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर पा टेक्निकल सपोर्ट वो प्रोवाइड कर पा रहे हैं, एंड दे बिलीव इन दैट। और ये ऐसा नहीं है कि अभी ये हुआ है कि यूपीआई के बाद से, जब हम सर्विस प्रोवाइडर थे तब से ये बात है, लेकिन तब हम सर्विस प्रोवाइडर थे, ठीक है। बट नाउ अब हम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से चीजें बदली हैं। ब्रह्मोस का जो एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि अभी ब्रह्मोस के लिए जो डील साइन हो रही है, या तेजस की जो डील साइन हो रही है, उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो बिजनेस सेक्टर में ये सारे कोर्स कर सकते हैं। स्पेस सेक्टर फॉर एन एग्जाम्पल द फाउंडेशन ऑफ द इसरो, ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान का क्षेत्र। तो उसमें कैसे एक सिंपल सा आइडिया कि फाउंडेशन ऑफ इसरो, जब विक्रम साराभाई के पूरे प्रेसिडेंट में वो नींव रखी गई थी, और एक फादर थे जिन्होंने अपना चर्च दे दिया था, जिसमें इसरो का ऑफिस बना, ठीक है। और वहां से इस सेक्टर की इतनी बड़ी छलांग की, जो मून पे पानी को ढूंढा गया, या साउथ पोल पे जाना हो, चंद्रमा के वहां तक का सफर, ठीक है। तो दिट इज द बिगेस्ट लार्जेस्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट, ठीक है। तो देन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर, पी आई पी आई PL 870 जो था, अगर मुझे ठीक याद है तो, अ, अमेरिका हमको दिया था जब हमको हमारे यहाँ गेहूं की कमी थी। नाउ हम, जब कोरोना आया और यूक्रेन और रशिया वार चल रहा था, देन जब टर्की को और बाकी जगहों को जरूरत थी, इजिप्ट को जरूरत थी गेहूं गेहूं की, वीट की जरूरत थी, तो हमने प्रोवाइड किया, ठीक है। देन हमने अपने हमारा एग्रीकल्चर थ्रू आउट द कैसे प्रॉस्पर हुआ है, जैसे हाइड्रोपोनिक फार्मिंग है, क्रॉप इंश्योरेंस है, ड्रिप इरिगेशन है, ठीक है। इसने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे मतलब पैराडाइम शिफ्ट दिया है, ठीक है। तो उसका एग्जांपल कोट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स सेक्टर, जैसे आईपीएल ने कैसे पूरे देश में स्पोर्ट को एक नए उस पे ले के गया, और फीफा के बाद से सबसे बड़ी संस्था बना, ठीक है। तो दिस इज आवर अचीवमेंट आल्सो। हेल्थ सेक्टर फॉर एन एग्जांपल आयुष्मान भारत, ठीक है। आयुष्मान भारत ने क्या किया कि जो लोग ऐसे थे जो अगर कुछ गंभीर बीमारी हो जाए और ये सोचते थे कि इलाज कैसे होगा, उन सारे 70 साल के ऊपर के लोगों को अब क्या कर दिया कि उन्होंने 5 लाख तक का जो इलाज था फ्री कर दिया। तो दैट इंश्योरेंस गिव बिगेस्ट सपोर्ट टू द हेल्थ सेक्टर, राइट। तो अब इसके बाद से आप के पास अगर कोई सुझाव है कि आप हेल्थ सेक्टर में क्या सुझाव दे सकते हैं, आप बिजनेस सेक्टर में क्या सुझाव दे सकते हैं, अगर जो है, तो पहले कंक्लूजन देन वे फॉरवर्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इसमें जैसे हेल्थ सेक्टर में आप प्रिंसेस डायना का एग्जांपल यूज कर सकते हैं, कि उनके एक शेक हैंड ने जो एड्स पेशेंट के साथ था, वो कैसे ग्लोबल नैरेटिव चेंज कर दिया था। क्योंकि उससे पहले तक ये माना जाता कि एड्स छुआछूत से भी फैलता है, लेकिन वो एक पिक्चर छपती है और ग्लोबल नैरेटिव बदल जाता है। एक तरह से एक अनटचेबिलिटी जो थी एड्स पेशेंट को लेकर के, वो रिड्यूस होती है एंड खत्म हो जाती है अब आते आते, ठीक है, इस जहाँ पे हम हैं। आइजैक न्यूटन, कि उन्होंने एक एप्पल को गिरते हुए देखा और पूरा साइंस रिवोल्यूशनाइज्ड हो गया फॉर द सेंचुरी। वो कैसे हुआ? क्या उस न्यूटन के देखने से पहले सेब नहीं गिरा था, या पानी नहीं गिर रहा था, या कोई चीज छोड़ते थे तो आसमान की तरफ चली जाती थी? ऐसा कुछ नहीं होता था। सेब तब भी गिरते थे, उससे पहले भी गिर रहे थे। दैट इज द ट्रिगर पॉइंट, जब न्यूटन ने रियलाइज किया कि सेब नीचे ही क्यों गिर रहा है, ठीक है। और हमको ग्रेविटी जैसे कॉन्सेप्ट का पता चला। फिर हमने उस ग्रेविटी जैसे जब कॉन्सेप्ट का पता चला, तो उसका यूज कितना है, अब सैटेलाइट से लेकर एरोप्लेन तक, ये जितना बड़ा पितंडा हमारे सामने है, जिससे हम जो ये भ्रम रच पाए हैं, ठीक है, या मेटावर्स जो रच पाए हैं, ये मेटावर्स क्यों रच पाए हैं, उसमें एक बड़ा योगदान योगदान अ, हमारे साइंटिफिक पुरखे का है, ठीक है। तो आइजैक न्यूटन का वो एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। तो स्पेस सेक्टर से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरे इस नैरेटिव को बिल्ड कर सकते हैं। नाउ मूव टू द लास्ट वन। आप बहुत देर से सुन रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा, बट दिस इज द लास्ट। इसको डिस्कस करते हैं, देन स्ट्रक्चर एंड फ्रेमिंग की बात करेंगे, एंड देन यू आर फ्री, नो।
फॉर फॉर द डे। तो लास्ट ऐसे इज द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। गलत होने की कीमत कुछ न करने की कीमत से कम है, राइट। तो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ इसको देखते हैं, दिस इज द बेस्ट वे टू डील विद इट, क्योंकि हमारे पास एग्जांपल्स खूब सारे होंगे। क्वेश्चन आंसर अप्रोच के साथ भी जा सकते हैं कि द व्हाट कैन बी द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग, व्हाट कैन बी द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग, व्हाई इज द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग वर्स देन बीइंग रॉन्ग, राइट। तो उसमें आप जैसे कास्ट ऑफ जैसे ये क्वेश्चन है कि व्हाई इज द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग वर्स देन द बीइंग रॉन्ग, मतलब चंद्रयान 2 अगर फेल हो गए, मतलब हम चंद्रयान बनाए ही ना होते, ठीक है, कि इसलिए कि हम शायद फेल हो जाएं, ठीक है, तब तो हम कहीं नहीं गए होते। लेकिन हमने कोशिश की, चंद्रयान 2 फेल हुआ, एंड चंद्रयान 3 में हम वहां पहुंचे जहां पूरा वर्ल्ड अब तक नहीं पहुंच पाया है, ठीक है, द साउथ पोल ऑफ द मून, राइट। तो इस तरह से पूरे उसको डील कर सकते हैं। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेके चलते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान एक ठीक मंशा के साथ शुरू किया गया था, लेकिन अब एक फोटो अपॉर्चुनिटी बन के रह गया। अगर उसको ठीक से यूज किया जाता तो वो बड़ा इम्पैक्ट ला सकता था, और एक कुछ हद तक इम्पैक्ट उसका पड़ा भी, ठीक है, कुछ हद तक कल्चर बदला। ये सुबह सुबह जो गाना बजता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ठीक है, तो दिस इज द इम्पैक्ट, ठीक है। आप पहले कचरा कहीं भी डाल देते थे, तो वो एक सिस्टम आया जो धीरे धीरे दुरुस्त होगा, लेकिन जिसको जिसको और अ, जिसके इम्परेटिव और हो सकते हैं, जैसे जिसको और इम्पैक्टफुल बनाया जा सकता था। तो प्रो एंड कॉन्सेज हर जगह होते हैं, बट ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट देखा जाए, दिस इज लाइज इन द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग समवेयर, ठीक है, इट नॉट इन द लाइन ऑफ डूइंग नथिंग, ठीक है। अगर हम नहीं करते तो हम तो वैसे ही रहते, किए हैं तो उसमें कुछ लूप होल्स हैं जिसको दुरुस्त करना जरूरी है, उस पर लिखना जरूरी है, राइट। स्ट्रीमलाइन लेबर लॉ, ठीक है, सुव्यवस्थित श्रम कानून हो, ठीक है। जैसे मैंने स्क्वेंजिंग की अगर एग्जांपल लें, तो मैंने स्क्वेंजिंग में सबसे ज्यादा जो लगभग 98% जो लोग हैं वो एक तरह के स्टार्टा से बिलोंग करते हैं, तो दैट इज प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। उनके लिए कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, उनका कोई हेल्थ पॉलिसी नहीं है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को एड्रेस किया जाए, ठीक है, एक बेहतर श्रम कानून हो, तो उसका तीन चार फायदा होगा। पहला कि जो लेबर्स हैं उनको अच्छा वेजेस, कि उनको अच्छे वेजेस मिले, हेल्थ सिक्योरिटी मिले, इंश्योरेंस मिले, ठीक है। उससे क्या होगा कि वो एक सम्मानजनक पेशा होगा। थर्ड, कि जो मैन स्केवेंजिंग है, ठीक है, कि आदमी होल में उतरता है और सफाई करता है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, ठीक है, उसके लिए मशीन ले आई जाए और सारी चीजें हो। तो वो एक मतलब उसको रूल बनाया जाए कि मशीन का इस्तेमाल करेंगे, कोई आदमी नहीं उतरेगा होल में, राइट, क्योंकि ह्यूमन लाइफ को थ्रेट पे नहीं डाल सकते, कि पता नहीं नाली में कैसी गैस हो, ठीक है, किस तरह का, उसमें डेथ होती ही है, ठीक है, जो आए दिन सुनाई देता है। तो दिस इज अबाउट, तो ये लेबर लॉ। अब ये जो एग्जाम्पल्स हैं, मैं क्यों बता रहा था कि ये सारे, जैसे मैं इस ऐसे के इस हेडिंग्स को, जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच का हेडिंग है, इन हेडिंग्स को लेकर के आप बताता हूँ कि लिंकअप कैसे बनाना है, ठीक है। लिंकअप का मतलब ये नहीं होता है कि नहीं हम जो इसमें लिखे हैं उसको सेकंड वाले में मिलना जरूरी है, दिस इज नॉट। जैसे स्वच्छ भारत अभियान, कि अगर स्वच्छ भारत अभियान ठीक से चला होता, ठीक है, वहां पे, तो फिर जो स्वच्छता अभियान में जो लोग थे, सफाई कर्मी थे, ठीक है, तो बेहतर श्रम कानून पे बात हुई होती, स्ट्रीमलाइन लेबर लॉ की बात होती। तो स्वच्छ भारत अभियान किसको जन्म दिया कि इस पे बात होनी जरूरी है, कि लेबर लॉ पे बात हो, ठीक है। लेबर लॉ अगर सुव्यवस्थित हो गया, तो वो क्या करेगा, सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करेगा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे चेंज करेगा, कि जो जब वो एक मतलब सम्मानजनक पेशे के रूप में देखा जाएगा, ठीक है, कि मशीन ऑपरेट कर रही है और आदमी को नहीं उतरना पड़ रहा है, तो जो एक तरह का माइंडसेट बना हुआ है समाज में वो खत्म होगा, ठीक है। तो वो सोशल चेंज आएगा, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, फिर वो उस तक किस तरह से डिजिटल इंडिया उसको कैसे सपोर्ट करेगी,
ठीक है। डिजिटल इंडिया किस तरह से सपोर्ट करेगी ओशन लेड डेवलपमेंट को, ठीक है। ओशन लेड डेवलपमेंट जब होगा तो ओशन लेड डेवलपमेंट साइंस एक्सप्लोरेशन को कैसे सहायता कर सकता है, कि जैसे अभी हम सारे जो मतलब एक्सप्लोरेशन है वो हम स्पेस एक्सप्लोरेशन है जो उसका हेडक्वार्टर बनाया जाता है वो किसी लैंड पे बनाया जाता है। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि हम हमारे यूज की जो ओशन है वहां पे हम कुछ ऐसा कर सकते हैं या वहां से कोई लॉन्चिंग कर सकते हैं, तो वो उसका द्वार खोलता है, ठीक है। उस क्लीनिंग ऑफ रिवर ओशन को कैसे जैसे नदियों के साथ बहता हुआ कचरा जो ओशन में जाता है, ठीक है, तो वो जो जिस प्रकार के एल्गीज को जन्म देता है, जैसा कि अभी जो ब्लू एल्गी थी टर्की में, स्नॉट शॉट जिसको कहते हैं, तो उस एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं, उससे बचेंगे, ठीक है। तो ये सारी एक दूसरे, मेक इन इंडिया है, ठीक है। मेक इन इंडिया के प्रो एंड कॉन्स पे बात कर सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया है कि स्टार्टअप इंडिया से पहले हमारे पास आ, 3 से 4 यूनिकॉर्न थे, नाउ 100 यूनिकॉर्न, ठीक है। लेकिन इसके पे भी बात हो सकती है कि क्या स्टार्टअप इंडिया उतना का मतलब उतना ज़्यादा कारगर रहा जितना उसका की बात की गई थी। तो उसके प्रो एंड कॉन्स पे बात कर सकते हैं। टैक्स रिफॉर्म, जैसे जीएसटी रिफॉर्म लेके हम आए, ठीक है। तो जीएसटी रिफॉर्म लेके आए तो हम किस दावे के साथ आए थे कि मतलब ब्लैक मनी को स्टॉप कर देगा, ठीक है। लेकिन अभी कुछ समय से जो आर्टिकल्स आ रहे हैं उसमें क्या आ रहा है कि जीएसटी रिफॉर्म की वजह से टैक्स कलेक्शन जो है वो उसमें जो पैराडाइम शिफ्ट की जो बात की जा रही थी वो पैराडाइम शिफ्ट नहीं दिखता है, एंड चोरी दिख रही है, ठीक है। एक तरह का जो मतलब कि दो रसीद रखना चालू कर दिए लोग, कि अगर आप जीएसटी पे नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट पे कर दीजिए, कैश कर दीजिए हमको, ठीक है। तो वो जो टैक्स बचाने की जो टैक्स चोरी की बात है वो सामने आ रही है, राइट। इसमें IC 814 अभी अनुभव सिन्हा की जो मूवी आई, ठीक है, तो ये एक रियल घटना पर आधारित है जब कांधार हाईजैक हुआ था। तो उसको कोट कर सकते हैं IC 814, जिसमें 3 टेररिस्ट को छोड़े। क्यों? क्योंकि हम सिटीजन्स की लाइफ को बचा सकें। तो ये क्या था? ये भी मतलब बीइंग मतलब ये डिसीजन आज के संदर्भ में देखें तो रॉन्ग नजर आ सकता है कि वो टेररिस्ट छूटे और उन्होंने क्या फिर किया, ठीक है, उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा। लेकिन वहाँ पे सरकार का मेन मकसद क्या था कि सिटीजन्स की लाइफ को बचाया जा सके, और गवर्नमेंट उस समय की गवर्नमेंट जब जसवंत सिंह विदेश मंत्री थे तो उन्होंने उस स्टेप को लिया, ठीक है। वो आज के रेट्रोस्पेक्ट स्पेक्ट स्पेसिस से देखेंगे तो वो गलत हो सकता है, बट एट दैट टाइम उनको जो अच्छा लगा उन्होंने किया, राइट। इट्स मे बी बीइंग रॉन्ग बट डूइंग नथिंग से तो अच्छा था ना, राइट। एलपीजी रिफॉर्म, ठीक है। एलपीजी रिफॉर्म ये हो सकता है कि लोगों ने कहा हो कि ओपन कर दिया ग्लोबल इकोनॉमी ग्लोबल फोर्सेज के लिए, और ग्लोबल फोर्सेज आके यहाँ पे मोनोपोली क्रिएट कर सकती हैं, बट इट्स अ थ्रेट, ठीक है। अ, अभी क्या है कि अभी एक कम्पिटेटिवनेस है, एक ग्रोथ है, ठीक है। ये स्प्रॉलिंग ब्यूटी ऑफ मिडिल क्लास है, जो ये रेस्टोरेंट कल्चर है, जो इतनी बूम है, ठीक है, जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई है वो आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म आई है, राइट। तो उसका इम्पैक्ट है, ठीक है, जो हमारे अभी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे उनके रहते हुए आया था, ठीक। तो इससे प्रो एंड कॉन्सेज हैं जिस पे बात कर सकते हैं। तो दिस इज द आइडिया, मतलब हॉलिस्टिक आइडिया बाय विच यू कैन पुश योर नैरेटिव, ठीक है। तो योर नैरेटिव का मतलब कि ओपिनियन नहीं है, योर नैरेटिव का मतलब योर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आप जिस सोसाइटी को एडमिनिस्टर करने के लिए जा रहे हैं, ऐसे जो ऐसे का पेपर लेने के पीछे जो होल आइडिया होता है यूपीएससी का, वो होल आइडिया इसी बात का होता है कि यूपीएससी चाहती है कि आप समाज को कैसे सोचते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपका वो रिफ्लेक्शन आता है, ठीक है, कि आप अलग अलग सेक्टर के बारे में क्या क्या सोचते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द 8 एसेज। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, और जहाँ पे आप मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि समराइज कर दूं चीज़ों को,
जहाँ पे आपको लगा हो कि नहीं यहाँ पे कुछ चीजें और ऐड करनी चाहिए थी, या कुछ चीजों को और बेहतर समझाया जा सकता था, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अ, अगले लेक्चर से हम उस पे काम करेंगे, ठीक है। बट वी आर हियर टू प्रोवाइड यू क्वालिटी, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल एजुकेशन, राइट। तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आपका सुझाव कमेंट बॉक्स में मिलेगा और हर एक सुझाव पे काम किया जाएगा। दूसरा, कि अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक है जिस पे आपको कहीं कंटेंट या कहीं रिसोर्स नहीं मिल रहा है, ठीक है, आप वो बताइएगा। वी प्रोवाइड यू कंटेंट एंड रिसोर्स बोथ, ठीक है। वी आर नॉट हियर फॉर द यूट्यूबर माइंडसेट कि हमको कंटेंट बनाना है एंड फ्लोट कर देना है एंड गायब हो जाना है। वी आर हियर टू एडुकेट, राइट। आप जो भी सुझाव हो या आपकी जो भी रिक्वेस्ट हो, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पर बात करेंगे। नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ द एसे, ठीक है। तो ये बात तो आपको, जो लोग क्लास कर रहे होंगे या जो अभी कई सारा वीडियोस देखे होंगे टॉपर्स का, तो वो तो बता ही दिए होंगे, आपको ये पता ही होगा कि इंट्रोडक्शन से शुरू करना है एंड आफ्टर ऑल दैट हेडिंग्स, मतलब टाइप्स ऑफ, कंक्लूजन पे खत्म करना है, ठीक है। ये तो है एक पार्ट, ठीक। दूसरा, शुरू में आपको बता दिया कि 250 नंबर का पेपर होता है, 3 आवर्स के लिए होता है, ठीक। 3 आवर्स का मतलब क्या हो गया? 180 मिनट्स, सॉरी, 160 मिनट्स, नहीं नहीं, 6 3 कट्टा है, 180 मिनट्स, ठीक है। सॉरी बॉस, थोड़ी सी गलती गणित की हो सकती है इतने देर पढ़ाने पे बट एनीवे, 180, इसको दो ऐसे लिखने हैं, डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड कर लेंगे 90 मिनट ईच, ठीक है। तो 90 मिनट में से 90 मिनट में से आपको जो 20 मिनट है, 15 to 20 मिनट, राइट, ये आपको देना है स्ट्रक्चरिंग पे, विच इज द क्रूसियल पार्ट ऑफ। ऐसे लिखने के लिए दो बहुत जरूरी चीजें हैं। पहला, स्ट्रक्चर करना आता हो आपको। दूसरा, ब्रेन स्टॉर्मिंग, राइट। दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इन दोनों को फोकस करना है। तो इस पे बात करते हैं। स्ट्रक्चर करना मतलब कि सबसे पहले कि आपको ये जो आपने लिखा इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन 30 वर्ड टू 65 वर्ड, ठीक। इससे बड़ा इंट्रो मत लिखिएगा। उसके बाद से पैरा चेंज करके अपना ऐसे शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम इतने वर्ड का रखिएगा। उसमें क्या जाएगा ऐसे में, इन 65 to 30 वर्ड में, इसमें जाएगा आपका बैकग्राउंड, ठीक है। उसको आप किसी एनेक्डोट से, किसी कोट से, ठीक है, उसको एड्रेस कर देंगे, जिससे आप वो रिफ्लेक्ट कर पाए, व्यू पॉइंट रिफ्लेक्ट कर देना है, ठीक है, कि आप किस व्यू पॉइंट के साथ इससे लिखने जा रहे हैं, राइट। एंड कंक्लूजन, ठीक। सबसे पहले दो चीजें जो यहाँ पे लिखे हैं उसकी बात कर लें। कंक्लूजन, कंक्लूजन ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक। कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। उसको बैलेंस्ड लिखना है। जितना कुछ डिस्कशन करना है ऊपर हेडिंग में, आर्टिकल एंड एंटीव्यू में कर लीजिए। कंक्लूजन को पॉजिटिव रखिएगा, ठीक है। और कोई सुझाव है तो वो वे फॉरवर्ड में चला जाएगा, राइट। अब आते हैं जिन दो बातों को मैंने कहा, स्ट्रक्चर एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक। स्ट्रक्चर एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग में, स्ट्रक्चर, ठीक। स्ट्रक्चर कैसे करना है? तो वही सेम चीज कि एवरी सिंगल डिटेल, मतलब 15 मिनट देना है स्ट्रक्चर पे, तो यहाँ पे सब कुछ पहले लिख लेना है कि इंट्रोडक्शन में आप, इंट्रो में आप क्या यूज करेंगे, कोट, कोई किसी का
कोट यूज करेंगे, कोई फैक्ट यूज करेंगे, ठीक है, या स्टोरी यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, ठीक। उसके बाद से जो उसका बॉडी है, ठीक है, बॉडी मतलब जितनी हेडिंग्स अभी बताया, ठीक है, उस बॉडीज में एग्जाम्पल्स कौन से कहाँ से ले जाने हैं, ठीक है। उसके बाद से जैसे गीता के कुछ श्लोक हैं, श्रीमद् भगवत गीता के, ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता के कुछ श्लोक हैं, कुछ श्लोक कुछ कपलेट्स होंगी, ठीक है, कुछ फिलोसफिकल लाइंस होंगी, ठीक है, कुछ फिलोसफिकल सेइंग्स होंगी, जैसे बुद्धा की हैं, रेने डेकार्ट की हैं, कांट की हैं, चाणक्य की हैं। तो वो जो सेइंग्स हैं उनका कैसे यूज करना है, तो एवरी सिंगल डिटेल, ठीक है, कि कौन सा कोट, कौन से कोट को कहाँ पे यूज करना है, कौन सा फैक्ट यूज करना है, उस फैक्ट को कैसे बिल्ड करना है, ठीक है, कौन से क्वेश्चन को बिल्ड करते हुए फैक्ट को यूज करना है, और अपने जो अपना क्वेश्चन जो है और अपनी सिंथेसिस जो है उसको जस्टिफाई करना है, ठीक है। जैसे अभी डायना का सेकिंग हैंड था, या आइजैक न्यूटन का एप्पल का देखना था, या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 था, इन सारी चीजों को कैसे यूज करना है, एवरी सिंगल डिटेल राइट डाउन, पुट मतलब उसकी स्ट्रक्चरिंग, प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग, जैसे ये बॉडी की स्ट्रक्चरिंग करते जा रहे हैं, ऐसे प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग एरो लगा के लिखते चले जाइए, एक फ्लो चार्ट बना लीजिए पूरा, ठीक। जब वो फ्लो चार्ट बन जाता है तो शुरुआत में 15 से 20 मिनट आप दीजिए, एंड दैट इज मोर देन सफिशियंट, 70 मिनट इज मोर देन सफिशियंट फॉर वन ऐसे, ठीक है। देन राइट इट डाउन ऐसे फॉर द 70 मिनट, राइट। करना क्या है आपको, ब्रेन स्टार्मिंग की बात कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या करना है। ब्रेन स्टार्मिंग इज लाइक दैट कि आप जैसे बैठे, ठीक है, अभी तो आपको हेडिंग लिख के बता दी, ठीक, लेकिन जब वहां पे बैठेंगे, जैसे कोई टॉपिक मिल गया, ठीक है, जैसे एक लाइन मिल गई कि ऑल लाइफ मैटर्स, ठीक है, अब ऑल लाइफ मैटर्स लिख के आ गया, ठीक। तो अब इसको ज्यादा बेहतर तरीका क्या है, ज्यादा बेहतर तरीका है कि इसको डायमेंशनल अप्रोच के साथ लेके चलें, ठीक है, कि एक सोशियोलॉजिकल डायमेंशन ले लें, ठीक है, एक इन्वायरमेंटल डायमेंशन ले लें, इकोनॉमिकल डायमेंशन ले लें, ठीक है, लीगल डायमेंशन ले लें, ठीक है, ऑल लाइफ मैटर का लीगल डायमेंशन क्या है, ठीक है, नॉर्वे में वो कौन सी घटना हुई थी, ठीक है, जहाँ पे नेचुरल जस्टिस की बात आती है, और उसको कोट कर सकते हैं, वो बिल्डअप ब्रेन स्टार्मिंग। तो इसके लिए कि 3-4 मतलब जरूरी चीजें हैं ब्रेन स्टार्मिंग के लिए। पहला कि थिंकिंग प्रोसेस आपका डेवलप हो, थिंकिंग प्रोसेस कैसे डेवलप होगा, रीडिंग से, ठीक, रीडिंग इज द की, रीडिंग से आपका थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होगा, जब थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होगा, फिर आप लॉजिकल सोचना चालू करेंगे, ठीक है, कि कौन सी चीज का यूज कर सकते हैं, कौन सी चीज का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक। देन बात आती है कि रीडिंग कर लें, लॉजिकल सोच भी लें, याद नहीं रहता है उसका क्या, ठीक है, रिकॉल, रिकॉल इज द की, ठीक है, कि किसी को आपको कुछ पता है तो वो आसपास किसी को समझा दीजिए, कोई नहीं है तो खुद को समझा दीजिए, ठीक है, सिंपल आइडिया। रिकॉल से क्या होता है कि रिकॉल का तरीका ही वही है, ठीक है, कि वन पेजर, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग किए, ऐसे की जो स्ट्रक्चरिंग की है, ऐसे ही वन पेजर बनाइए रिकॉल के लिए, ठीक है। ऐसे का रिकॉल नहीं करना है जो फैक्ट एंड फिगर्स आप पढ़ते रहते हैं, ठीक है, और उसकी लिंकिंग बैठानी है। जैसे आपके सामने अगर एक शब्द आ जाए कि अर्बनाइजेशन, ठीक है, तो अर्बनाइजेशन पे सोच आप ब्रेन स्टॉर्म कीजिए कि उसको लिंक कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, कैसे लिंक करेंगे, ठीक लिंक होगा कि नहीं होगा, वो सारी टेक्निकलिटीज हैं, वो आप हम पे छोड़ दीजिए, हम आप हमको लिख के भेजिएगा, वो आपको बताएंगे कि ये ठीक लिंक हुआ है कि नहीं हुआ है, और कैसे ठीक लिंक होगा, ठीक है। दिस इज आवर ड्यूटी। आप बस उसको सोचिए, ब्रेन स्टॉर्म कीजिए कि कहाँ कहाँ आएगा। जैसे फॉर नाउ कि अर्बनाइजेशन आया, तो उसकी लिंकिंग जो आपका यूपीएससी का सिलेबस है उसमें कहाँ कहाँ मिलता है, ठीक है, उसका लिंकिंग आपको जीएस थर्ड के पेपर में मिलता है, ठीक है, इकोनॉमी में, एंड आपके डिजास्टर मैनेजमेंट में मिलता है, जो अभी दिल्ली में फ्लड आया, अर्बन फ्लड, ठीक है, रीजन की जो ब्लाइंड अर्बनाइजेशन था,
राइट, कि ड्रेनेज साफ नहीं किया गया, ठीक है, ड्रेनेज का रखरखाव नहीं किया गया, राइट, इसका ध्यान नहीं रखा गया कि कौन सी जगह नीची है, कौन सी ऊंची है, राइट, तो वो लैंडस्केप। तो फिर जो अर्बनाइजेशन है, उसका लिंकअप आपको कहाँ मिलता है? पॉलिटी में मिलता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स, ठीक। इस तरह से हमको लिंक ढूंढने हैं अपने ही जीएस सब्जेक्ट के, ठीक है। उस लिंक को ढूंढने के बाद से जब उसे लिंक करना समझ जाएंगे आप, ठीक है, देन आपके सामने कोई भी टॉपिक आया, ठीक है, तो आप उसको लिंक करना चालू कर देंगे, ठीक है। जैसे ऑल लाइफ मैटर्स जो अभी बोला, ठीक है, तो इसको लिंक करना चालू करें तो कहाँ से करेंगे? नेचुरल जस्टिस जो है, ठीक है, तो ये आपके अगर जस्टिस की बात आ रही है तो ये आपके मतलब सेकंड पेपर पॉलिटी गवर्नेंस से आपको कुछ ना कुछ तो एग्जांपल मिल ही जाएगा नेचुरल जस्टिस का, राइट। एग्जाम्पल आर्टिकल कुछ मिल जाएगा, उसको आप लिख लीजिए कि इसको कोट करना है, राइट। ऑल लाइफ मैटर्स का का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो जाएगा, जिसमें आप ब्राजील के उस फॉरेस्ट का जिक्र कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे अभी जो भेड़िए थे, जो वुल्फ थे, वो क्या थे, मतलब गायब हो गए थे, तो अचानक से वेजिटेशन खराब होता चला गया था। एक खास तरह की घास थी, ठीक है, जो उग नहीं पा रही थी क्योंकि हिरन जो थे वो खा जा रहे थे उसको। फिर भेड़ियों को जो जब वहां पे लाया गया तो 10-12 साल में वो फिर से प्रॉस्पेरिटी आ गई, राइट। तो किस तरह से वेजिटेशन, एनिमल वेजिटेशन को सपोर्ट करते हैं, वाई ऑल लाइफ मैटर, ठीक है। तो अब एक एक ही टॉपिक ऑल लाइफ मैटर, इसका एक इम्पैक्ट, एक लिंक आपको पॉलिटी में मिल रहा है, दूसरा लिंक आपको कहाँ मिल रहा है? इन्वायरमेंट में मिल रहा है। ऐसे ही एक लिंक आपको क्या मिलेगा? सोसाइटी में मिलेगा, ठीक है। ऑल लाइफ मैटर का एक लिंक सोसाइटी में मिलेगा, मैन स्केवेंजिंग को आप जोड़ सकते हैं उसमें, ठीक है, कि क्यों एक ही स्टार्टर मैन स्केवेंजिंग में इन्वॉल्व हो, ठीक है, व्हाई नॉट ऑल, ऑल लाइफ मैटर्स, ठीक है। क्यों एक ही तरह के लोग मरे गंदे नाली में उतर के और गैस से, ठीक है। देन इसका इसका लिंकअप, ऑल लाइफ मैटर का लिंकअप आपको इकोनॉमी से मिल सकता है, ठीक है, कि मीडिया का एग्जांपल ले सकते हैं कि हिंदी मीडिया है एंड इंग्लिश मीडिया है, ठीक है। तो जो इंग्लिश मीडिया का जो जर्नलिस्ट है उसको ज्यादा पैसा मिलता है, जो हिंदी मीडिया का जर्नलिस्ट है उसको कम पैसा मिलता है, राइट। तो ये भी एक है कि एक ही तरह के काम के लिए दो वेजेस क्यों मिल रहे हैं, राइट, बिकॉज ऑल लाइफ मैटर्स। इफ ऑल लाइफ मैटर्स तो एक ही तरह का वेज हर को मिल सकता है। इट्स ऑल अबाउट लिंकिंग। जब ब्रेन स्टार्मिंग करेंगे अलग अलग टॉपिक पे तो आपको अलग अलग चीजें दिखेंगी, और डेफिनेटली दिखेंगी। और इसमें इसी में मदद, अगर आपको नहीं दिख रही है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, कांटेक्ट कीजिए हमसे, हम इसी मदद के लिए यहाँ पे हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेसन फॉर टुडे, एंड आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। और बस यही कहूंगा कि बी योर सेल्फ, बी पॉजिटिव एंड बी एक्टिव, ठीक है। लगातार पढ़ते रहिए, और जो डाउट्स हैं वो हमको लिखते रहिए। वी आर हियर टू लिसन यू एंड प्रोवाइड यू बेस्ट रिसर्च, affordable, accessible and quality education. Thank you.